बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ अदनान गफूर और आज लेक्चर नंबर 4 है BBA 2 के लिए बिज़नेस मैथमेटिक्स का। इसमें हम इंशाल्लाह डिस्कस करने जा रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्रैमर रूल से सॉल्व करना और इन्वेरिएंट मेथड से सॉल्व करना है। क्रैमर रूल और इन्वेरिएंट मेथड वही हैं जो आप पिछली क्लासेस से करते आ रहे हैं, इट मीन 9th 10th से जो आपने किए हैं। अब क्रैमर रूल जो है ये बेसिकली हम इसमें मैट्रिक्स की फॉर्म में इक्वेशन जो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन होगी उसको हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना है। उसके बाद फिर उसके डिटर्मिनेंट लेने हैं, डिटर्मिनेंट को फिर आगे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट भी हम 3 तरह की वैल्यूज़ का सॉल्व करेंगे और वो वैल्यूज़ बनाएंगे कैसे, वो आगे फिर डिटेल इसकी देखते हैं। अब जब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो उसमें हमारे पास जो वैल्यूज़ होती हैं, जैसे एक x की वैल्यू है और एक y की वैल्यू है, उसके साथ 2 तरह के कोफिशिएंट्स होते हैं। एक को हम नाम दे देते हैं a का, एक को b का। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में से एक को c और एक को d का नाम दे देते हैं। फिर इनको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में। ये जो साइडों पे लाइनें हैं इनका साइन, इन साइन को हम डिटर्मिनेंट का साइन कहते हैं। और डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं, ये आपके सामने एक मेथड नज़र आ रहा है कि एक BCD एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको सॉल्व करने का मेथड ये है कि A को D से मल्टीप्लाई करते हैं, B को C से, और दरमियान में डिफरेंस है, ठीक है। ये जो साइन साइडों पे है ये डिटर्मिनेंट का। इसके एग्जांपल एक देखते हैं। एक B हमारे पास मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया। इट मीन 5 को -3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया, दरमियान में डिफरेंस है। डिफरेंस ये फार्मूले का है, माइनस का जो साइन है, और ये आंसर आ गया -13 इसका। इसी तरह अगर हम देखें तो इक्वेशंस को हमने क्रैमर रूल से कैसे सॉल्व करना है, ये था डिटर्मिनेंट, जो सिंपल डिटर्मिनेंट किसी भी वैल्यू का हमने सॉल्व किया है। इक्वेशंस हैं हमारे पास, एक x है, एक y के वाली इक्वेशन है। इसी तरह दूसरी इक्वेशन में भी x और y है। इसमें हमने a को एक जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें हम फर्स्ट वेरिएबल को x और सेकंड वेरिएबल को y से डिनोट करेंगे, लेकिन इनके साथ जो कोफिशिएंट्स हैं इसको हमने a1 और b1 का नाम दे दिया। सेकंड में जो कोफिशिएंट्स हैं एक को a2 और दूसरे को b2, और जो इक्वल के उस साइड पे वैल्यूज आ रही हैं उनको हम कांस्टेंट कह देते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास कॉलम बनने हैं वो इस तरह बनने हैं कि वैसे तो इसके मैट्रिक्स में हम जो वैल्यूज़ लिखेंगे, जो फर्स्ट मैट्रिक्स बनेगा उसके अंदर a1 b1 a2 b2 होगा, और जो सेकंड कॉलम हम मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें c1 c2, और वेरिएबल्स का एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें x और y ही होंगे। अब बात करते हैं जो मैट्रिक्स हमने बनाने हैं। सबसे पहला जो मैट्रिक्स है वो है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया D का। जो इनके साथ x और y के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं a1 b1 a2 b2। इसी तरह फिर बात करते हैं जो बाकी हमारे पास मैट्रिक्स बनेंगे। एक हम बनाएंगे x मैट्रिक्स। x मैट्रिक्स वो होगा जिसमें हम जो कांस्टेंट मैट्रिक्स है उसको रिप्लेस कर देंगे x वाली वैल्यूज़ के साथ, और बाकी जो है D वाला मैट्रिक्स में जो बाकी वैल्यूज़ हैं वो वैसे ही रहेंगी। इसी तरह y में y को रिप्लेस कर देंगे, y की जगह पर कांस्टेंट को रिप्लेस कर देंगे और उसका मैट्रिक्स। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो हमने dx वाला मैट्रिक्स बनाया है इसको डिवाइड कर देंगे। जो शुरू में हमने d वाला मैट्रिक्स है इसको डिटर्मिनेंट को डिवाइड कर देंगे। दोनों बेसिकली डिटर्मिनेंट्स हैं। इस सेकंड डिटर्मिनेंट को हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट पे डिवाइड कर देंगे इसी तरह, और दूसरा भी y वाले भी सेम इसी तरह जो हमने dy वाला मैट्रिक्स बनाया उसका भी डिटर्मिनेंट लेके उसको डिवाइड कर देंगे d वाले डिटर्मिनेंट पे, और ये हमें यहाँ से आंसर मिल जाएंगे x और y के। अब यहाँ पर जो हमने वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है, कांस्टेंट वैल्यूज़, उनको रिप्लेस किससे करना है, जो x वाला कॉलम है। x वाला कॉलम कौन सा था, a1 a2, y वाला कॉलम था b1 b2, और कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं c1 c2। इनको आपस में हमने रिप्लेस करना है। कॉलम कांस्टेंट मैट्रिक्स को हमने रिप्लेस करना है x वाले से पहले dx फाइंड करने के लिए, फिर इसी तरह dy फाइंड करने के लिए y वाले मैट्रिक्स से हमने इसको रिप्लेस करना है। y वाला कॉलम जो है उसके साथ रिप्लेस कर देंगे। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको इजीली इसकी समझ आ जाएगी मज़ीद। एग्जांपल ये है 4x - 3y = 11 और 6x + 5y = 7। अब इसमें जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसमें हमारे पास जो कोफिशिएंट्स हैं 7x और y के 4 - 3 6 और 5 हैं, और इसी तरह जो बाकी हमारे पास वैल्यूज़ बनेंगी वो कैसे बनेंगी। पहले हमने जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का मेथड वही है कि 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 को -3 से मल्टीप्लाई करना है, दरमियान में माइनस का साइन, फार्मूले का साइन जो है। उसी तरह ये हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दिया। ये जो साइड पे आपको साइन नज़र आ रहा है, ये 2 बार जो हैं ये एब्सोल्यूट इसको हम कहते हैं, और ये डिटर्मिनेंट का साइन है।
और यहाँ से डी का हमें डिटर्मिनेंट फाइंड हो गया। अब इसके बाद हमने जो नेक्स्ट वैल्यू सॉल्व करनी है वो डी एक्स की है। वो कैसे सॉल्व करेंगे? कांस्टेंट वैल्यूज इसमें हैं 11 और 7, इनको हमने रिप्लेस कर दिया डी एक्स के मैट्रिक्स में एक्स वाली वैल्यूज के साथ। एक्स के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं मीन A1 और A2 उनके साथ हमने रिप्लेस कर दिया, और B1 B2 सेम इसी तरह ही रहेंगे। अब इसके बाद इनका भी डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास 76। इसके बाद y का मैट्रिक्स हमने बनाया, उसका भी डिटर्मिनेंट सॉल्व किया, उसमें -38 आ गया। अब ये दो डिटर्मिनेंट हमने यहाँ से सॉल्व कर लिए, dx और dy। हमने फाइंड किसकी वैल्यू करनी है? हमने y की इसमें फाइंड वैल्यू करनी है। बेसिकली हमें इनसे वैल्यू जो फाइंड करनी है वो x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। dx का डिटर्मिनेंट जो हमने सॉल्व किया, फार्मूला शुरू में हमने लिखा था dx/d। dx का डिटर्मिनेंट जो सॉल्व किया उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय जो d की वैल्यू हमने सॉल्व की है वो। इसी तरह dy की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू सॉल्व की है वो डिवाइडेड बाय d की वैल्यू। दोनों को डिवाइड करने के बाद एक हमें x का आंसर मिल गया और एक y का। इसको सोल्यूशन सेट में हमने लिख लिया, 2 और -1 इनके आंसर हैं। अब एक और एग्जांपल है, इसकी बात करते हैं। इस एग्जांपल में 3x + 5y = -7 और x + 4y = -14। जो कोफिशिएंट्स मैट्रिक्स होंगे उनमें 3, 5, 1 जिसके साथ कुछ भी नहीं है उसके साथ 1 होता है, और नेक्स्ट वैल्यू 4 है। कांस्टेंट वैल्यू है -7 और -14। अब इसमें से हमने वैल्यू फाइंड जो करनी है वो सेम उसी तरह x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हम पहले इसको उसी तरह लिखेंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स में, dx मैट्रिक्स और dy मैट्रिक्स। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में लिखा तो कोफिशिएंट्स हमारे पास 3, 5, 1 और 4 थे। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट का फार्मूला सेम है। इसी तरह dx वाला कोफिशिएंट वाला जो मैट्रिक्स है उसमें हम x वाली वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट वैल्यूज़ को। उसके बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी वो dx की वैल्यू होगी। इसी तरह इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लें। फिर है dy वाला मैट्रिक्स। dy वाले मैट्रिक्स के अंदर y की वैल्यूज़ को हम रिप्लेस करते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ, फिर उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं और यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा dy का। हमने वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, तो क्या करते हैं इसके लिए दोनों जो वैल्यूज़ हैं उनको डिवाइड कर देते हैं d के साथ। d वाला जो शुरू वाला कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व किया हुआ है उसके साथ डिवाइड करेंगे, तो फर्स्ट जो आंसर मिलेगा dx/d के साथ वो x का आंसर मिलेगा। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम dy/d जो हमने dy वाला मैट्रिक्स बनाया उसका डिटर्मिनेंट डिवाइडेड बाय d का डिटर्मिनेंट, दोनों से आंसर हमारे पास x और y के आ जाएंगे। ये सोल्यूशन सेट इसका हमने लिख दिया। इसी तरह एक और एग्जांपल है, इसमें +x - 4y = -9 और -x + 5y = 11 है। बेसिकली ये इक्वेशन जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है, लेकिन इसको हम जो सॉल्व कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि x के साथ 1 है और दूसरे x के साथ -1 है, तो एलिमिनेशन मेथड में हम इसको इजीली कैंसिल करके मतलब ऐड करने से कैंसिल हो जाएंगे ये दोनों वैल्यूज़, और जैसे हमें एक वैल्यू का आंसर एग्जैक्ट मिल जाएगा उसी तरह वो पुट करके दूसरी वैल्यू का आंसर हमें एग्जैक्ट मिल सकता है। लेकिन फर्दर हम सॉल्व कर रहे हैं अभी क्रैमर रूल। तो क्रैमर रूल के अंदर हम 3 तरह के मैट्रिक्स बनाते हैं। एक है कोफिशिएंट्स वाला, एक x वाला मैट्रिक्स, dx वाला जिसको हम नाम देते हैं, एक y वाला जिसको हम dy का नाम देते हैं। अब इन मैट्रिक्स की तरफ आते हैं जिसको हमने सॉल्व करना है। इन मैट्रिक्स में जो फर्स्ट है वो डी वाला, इट मीन कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है। हमने कोफिशिएंट्स लिखे 1, -4, -1 और 5। इसी तरह x वाला मैट्रिक्स है जिसको हम dx का नाम देते हैं, और इसके अंदर हम वैल्यूज़ लिखेंगे, x के वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ। 9, 11, -4 और 5 है। इसी तरह dy वाला मैट्रिक्स जिसके अंदर 1, -1, -9 और 11 है। इनके डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेते हैं सब के, और x और y की वैल्यू फाइंड करने का जो मेथड वही है कि x की वैल्यू फाइंड करने के लिए dx/d और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेसिकली यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट्स हैं, ये याद रखिएगा। डिटर्मिनेंट्स के जो आंसर हमने फाइंड किए हैं वो आंसर हमने लिखने हैं यहाँ पे। y की वैल्यू में dy/d है। अब इनके डिटर्मिनेंट्स जो हमने सॉल्व किए थे उनके आंसर यहाँ पे पुट कर दिए, और हमें फर्स्ट से x का आंसर मिल गया और सेकंड से y का आंसर मिल गया। ये जो दो आंसर हैं ये आंसर इन वैल्यूज़ के हैं जो कि हमें x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी शुरू से ही। अब इस तरह एक और एग्जांपल है, ये भी देखें ज़रा। इसमें 5x + y = -13 और 3x - 2y = 0। अब इसमें कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं एक -13 है और एक 0 है। अब कांस्टेंट वैल्यूज़ जो हैं वो इस फॉर्म में हो सकती हैं, लाजमी नहीं कि कांस्टेंट वैल्यूज़ जो है वो
नंबर्स की फॉर्म में ही हो, इसमें नंबर जो है ज़ीरो भी हो सकता है। और इसी तरह इसको हमने डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू सॉल्व करने के लिए पहले मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा, पहले कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स, फिर एक्स वाला मैट्रिक्स, फिर वाई वाला मैट्रिक्स। अच्छा, जो फर्स्ट वैल्यू होगी जब 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर 0 ही आएगा, और फिर उसके बाद दरमियान में माइनस का साइन मस्ट लगाना है। तो फिर इसके बाद जो दूसरी वैल्यूज हम दोनों को मल्टीप्लाई करके हम जो आंसर है वो लिख देंगे। ये सेकंड वाई वाले को इसके अंदर और दूसरा एक्स वाले मैट्रिक्स के अंदर हैं ये दोनों चीज़ें। आंसर जो फाइंड किए हैं वो आंसर पुट कर देंगे, और आंसर मज़ीद हमें जो मिल जाएंगे एक्स और वाई का आंसर हैं। जो इन इक्वेशन से हमने बेसिकली फाइंड करनी थी साइमल्टेनियस इक्वेशन से, ये अननोन वेरिएबल्स जो एक्स और वाई होते हैं इनको ही फाइंड करना होता है, ठीक है। इसी तरह लीनियर इक्वेशन में एक एक्स की वैल्यू थी तो वो एक एक्स की वैल्यू की ही हम फाइंड करते हैं। अब हम बात करते हैं, उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी क्रैमर रूल की। अब हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन को इनवेरिएंट मेथड से कैसे सॉल्व करना है। इनवेरिएंट मेथड बेसिकली ये भी एक मैट्रिक्स की फॉर्म में ही मेथड है, और इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें भी 2×2 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा हमारे पास, या 3×3 का, इसमें 3 वैल्यूज भी हो सकती हैं और 2 वैल्यूज भी हो सकती हैं। एक बात याद रखें इसमें कि हमेशा कभी भी किसी भी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आना चाहिए वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, ठीक है। कभी भी किसी मैट्रिक्स को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ये 1 0 0 1 की फॉर्म। इट मीन डायगोनल में जो एलिमेंट्स हैं वो 1 1 हों, उसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये तब आता है जब दोनों, एक मैट्रिक्स अगर फॉर एग्जांपल ए है और उसका इन्वर्स ए इन्वर्स है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमें ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। ये इसकी एक प्रॉपर्टी भी है इन्वर्स मेथड में, तो जिसको हम ये भी बता रहे हैं कि इन्वर्स मैट्रिक्स में जब इसको मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इन्वर्स जो है ये ठीक होना चाहिए। अगर आपका आंसर इसका ठीक ना हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास ना बन रहा हो तो इट मीन आपके इन्वर्स में कोई मसला, इन्वर्स आपका ठीक नहीं है। अब जब इन्वर्स को हम अगर इन्वर्स को ए से मल्टीप्लाई करेंगे, या इन्वर्स को आप पहले भी रख सकते हैं, ठीक है। वैसे मैट्रिक्स में एक प्रॉपर्टी मैट्रिक्स की ये भी है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें, दो डिफरेंट मैट्रिक्स हैं, ए को बी से मल्टीप्लाई करें और उसका जो आंसर है, इसी तरह जो बी को ए से मल्टीप्लाई करें तो दोनों का आंसर सेम नहीं हो सकता, ठीक है। वो तब हो सकता है जब दोनों वैल्यूज सेम हों, ठीक है। अब इसमें ये नहीं है, इसमें आप इन्वर्स को पहले भी यूज़ कर सकते हैं, बाद में भी यूज़ कर सकते हैं और इसका आंसर सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही बनेगा। इसके बाद बात करते हैं कि जो इसमें हमने यूज़ करना है, फार्मूला जो यूज़ करना है इन्वर्स फाइंड करने के लिए कुछ यूँ है, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट जो सॉल्व किया होगा उसका आंसर, मल्टीप्लाई बाई एडजॉइंट ऑफ ए, या ऊपर जो है एडजॉइंट ऑफ ए होगा डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट क्या है, एडजॉइंट में ए को हम डी के साथ रिप्लेस करते हैं, इनकी पोजीशन को हम रिप्लेस कर देंगे, जो भी वैल्यू होगी उसको हमने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वाली वैल्यू के साथ रिप्लेस कर देना है। और जो बी और सी हैं इनके हमने जस्ट साइन चेंज करनी है, इनकी पोजीशन हमने चेंज नहीं करनी, इनकी वैल्यूज चेंज नहीं करनी है, ठीक है। और जो हमारे पास एक नया मैट्रिक्स बनेगा उसको हम नाम दे देंगे एडजॉइंट ऑफ ए, या जस्ट इस मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दें तब भी ठीक है, एडजॉइंट आप ना भी लिखना चाहें इस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें। तो इसी तरह ये आपके सामने मैंने एक इसका नीचे मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, जिसमें हमने इनके वैल्यूज़ इनकी चेंज की हैं और दूसरी वैल्यूज़ के हमने साइन चेंज किए हैं। अब ये माइनस का साइन हमने जस्ट इसलिए मेंशन किया कि माइनस अगर प्लस में वैल्यूज़ हैं तो उसको हमने माइनस में चेंज किए। अगर फॉर एग्जांपल हूँ पहले से ही माइनस में तो उस माइनस को हम चेंज कर देते हैं प्लस के साथ, ठीक है। एड में जो भी वैल्यू है उसके हमने साइन चेंज करने, ये यहाँ पर प्लस में वैल्यूज थे तो इसलिए हमने माइनस में इनको किए। अब एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल है ये अभी इन्वर्स की एग्जांपल है। नेक्स्ट जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो भी अलग बात है, वो अलग मेथड है, उसके लिए वो बताता हूँ, वो भी सेम इसी तरह ही है लेकिन उसमें जो चीज़ें डिफरेंट है वो बता देता हूँ। एक क्वेश्चन है जिसके अंदर एक मैट्रिक्स फॉर्म में हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है, एक मैट्रिक्स है जिसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो पहली बात आपको बताई कि एक तो हम इसका जो पहला जो हमारे पास मैट्रिक्स है उसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट फाइंड किया, डिटर्मिनेंट हमारे पास उसका आंसर क्या आ गया -1। अच्छा, एक और बात याद रखें कि अगर डिटर्मिनेंट का आंसर 0 के इक्वल आ जाए तो उस क्वेश्चन का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के मेथड वही है कि ए को डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस बी को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे,
और इसमें भी 5 को -3 के साथ, दूसरी 2 को -7 के साथ मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर है वो हमने लिख दिया। अब डिटर्मिनेंट तो आ गया, लेकिन हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स का फार्मूला क्या है, ए ऊपर एडजॉइंट ऑफ ए है, यानी ये वाला मैट्रिक्स जो आपको पहले बताया, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उस मैट्रिक्स को हमने लिखा डिवाइडेड बाय ए का जो डिटर्मिनेंट था उसके साथ हमने इसको डिवाइड कर दिया। अब डिटर्मिनेंट आ रहा है -1, 1/-1 है, तो जो 1/-1 है इसको हम अगर मज़ीद सॉल्व करें तो -1 आता है, तो हर वैल्यू को -1 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमें आंसर मिल जाएगा हर वैल्यू का। अब -1 के साथ जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी जिस वैल्यू के साथ साइन है वो साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। अब साइन जो है ये सब के साथ जो साइन है ये ज़रा देखें कि ये चेंज, -1 को हमने मल्टीप्लाई किया -3 के साथ तो हमें आंसर मिल गया +3। इसी तरह -1 को मल्टीप्लाई किया -2 के साथ तो हमें आंसर मिल गया +2। -1 को मल्टीप्लाई किया +7 के साथ तो हमें आंसर मिल गया -7। -1 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो -5। अब ये जो एक मैट्रिक्स बना है ये है ए का इन्वर्स। अगर इस ए के इन्वर्स को हम मल्टीप्लाई करें दोबारा ए के साथ तो हमें जो आंसर मिलेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इट मीन 1 0 0 1 इस तरह की फॉर्म में। अब ये चेक कर सकते हैं हमने दोनों तरह से इसको मल्टीप्लाई किया प्रूव करने के लिए कि क्या ये आंसर हमारे पास ठीक है या नहीं। तो दोनों देखें कि जब मल्टीप्लिकेशन है वो सेम होती है कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इधर से फर्स्ट रो, सेकंड में से फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड रो, फिर इसी तरह फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। जो देखें ज़रा इसमें मल्टीप्लिकेशन के 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, इसी तरह 2 को मल्टीप्लाई किया -7 के साथ, दरम्यान में प्लस का साइन है, ये है फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ जब मल्टीप्लाई किया तो ये फर्स्ट एलिमेंट के लिए जस्ट। इसी तरह सेकंड एलिमेंट के लिए हम फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई में हमेशा याद रखें कि पहले एलिमेंट को पहले के साथ, दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, दरम्यान में प्लस का साइन आता है। इसी तरह सेम सेकंड रो को हमने मल्टीप्लाई किया, जो आंसर हमें मिल गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। दूसरी जो वैल्यूज़ हैं उसमें भी हमने ऐसे ही किया जिसमें इन्वर्स पहले और दूसरा ए मैट्रिक्स बाद में। सेम इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ। हमेशा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वह फर्स्ट एलिमेंट आता है उससे। जब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे सेकंड एलिमेंट आएगा। जब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो थर्ड एलिमेंट उससे आएगा, और जब सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे फोर्थ एलिमेंट आ जाता है। यहाँ तक जो हमने बात की है वो है इन्वर्स मेथड। इसके बाद हम इस इन्वर्स मेथड से किसी भी वैल्यूज़ को फाइंड कैसे करेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशंस की। अब इसमें देखें कि ज़रा जो हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन होती है बेसिकली वो कोफिशिएंट वाले मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया गया होता है वेरिएबल के साथ, जिसका आंसर हमें कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलती है। अब जो ए वाला मैट्रिक्स है वो कोफिशिएंट वाला मैट्रिक्स है, एक्स के अंदर जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में वैल्यूज़ होंगी, एक मीन एक्स और वाई, और जो बी है उसमें कांस्टेंट जो इक्वल के उस साइड पे वैल्यूज़ होती हैं वो कांस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं। इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, हमेशा याद रखें कि जो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड करनी है एक्स और वाई की, ए वाला मैट्रिक्स इक्वल के इस साइड पे जो है वो एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके वो डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड में उसकी पावर 1 होती है। अगर वही डिवाइड को हम मल्टीप्लाई की फॉर्म में चेंज करेंगे तो उसका साइन ऊपर जो उसकी पावर है वो चेंज होकर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ए जिसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ए इन्वर्स कहेंगे, ए इन्वर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें बी के साथ, इट मीन कांस्टेंट वैल्यूज़ के साथ, तो हमें आंसर मिलता है एक्स और वाई का, इट मीन एक्स वाला जो मैट्रिक्स है उसका आंसर हमें मिल जाएगा। ये है इन्वर्स मेथड। अब इसके क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। क्वेश्चन जो हैं वो सेम साइमल्टेनियस इक्वेशन ही होंगी। अब 3x + 8y = 5, इसी तरह 4x + 11y = 7। अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं। ए वाला मैट्रिक्स आपको बताया कि कोफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स है, इसी तरह x जो है वो इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, और b के अंदर जो कांस्टेंट वैल्यूज इट मीन इक्वल के साइड पर जो वैल्यूज़ हैं वो हैं 5 और 7। हमने सॉल्व क्या चीज़ करनी है, हमने इन वैल्यूज़ के साथ मज़ीद जो वैल्यू सॉल्व इट मीन मल्टीप्लाई की फॉर्म में ये वैल्यूज़ इस तरह होती है कि ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया गया तो आंसर आता है बी का। हमने फाइंड करना है ए का इन्वर्स, इस ए वाले मैट्रिक्स का हमने इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने का मेथड आपको बता चुका हूँ कि वही मेथड है कि पहले हमने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है ए का, जो डिटर्मिनेंट आएगा उसको हमने एडजॉइंट ऑफ ए के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा ए के इन्वर्स का।
अब जो ए के इन्वर्स का आंसर आया है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ तो हमें आंसर मिलेगा एक्स का। अब इसमें ए इन्वर्स ए जो शुरू में लिखा हुआ है आपको इसके लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये बेशक ना यहाँ पे लिखें, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करें, ए के इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, वहाँ से जो दो आंसर हमें मिलेंगे, क्योंकि इसमें सेकंड में जस्ट एक ही कॉलम है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसी तरह सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो दो आंसर हमें मिल जाएंगे। वो जो दो आंसर होंगे, पहला आंसर हमारे पास एक्स का होगा और सेकंड आंसर हमारे पास वाई का होगा। अब इसी तरह एक और एग्जांपल है उसकी बात कर लेते हैं, वो भी सेम इसी तरह ही है। देखें ज़रा क्वेश्चन है x + 2y = 4 और 3x - 5y = 1। इसमें फर्स्ट वाला जो है a वाला हमारे पास मैट्रिक्स वो 1 2 3 और -5 है। इसी तरह x वाला जो हमारे पास मैट्रिक्स वो x और y ही है। b में कांस्टेंट वैल्यूज़ होंगी 4 और 1। हमने फाइंड वही चीज़ करनी है, पहले a का इन्वर्स फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद जो उसका आंसर आएगा उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्दर b के साथ, तो हमें आंसर मिल जाएगा। जो नेक्स्ट हमारे पास वैल्यू है उसका मतलब x का आंसर हमें मिल जाएगा। पहले हमने a का इन्वर्स फाइंड किया, a के इन्वर्स में a का डिटर्मिनेंट सॉल्व कर लेंगे पहले, उसको डिवाइडेड की फॉर्म में, और ऊपर एडजॉइंट ऑफ a है उसको हमने डायरेक्ट मैट्रिक्स यहाँ से हमने लिख लिया, डिवाइड किया दोनों को, हमें a के इन्वर्स का आंसर मिल गया। इसको हम b के साथ मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई करने का मेथड वही है। और जो मल्टीप्लाई करने का मेथड है उसमें एक बात याद रखें, डिटर्मिनेंट जो है उसको बेशक बाद में आप डिवाइड कर लें, पहले आप जो एडजॉइंट की वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई कर लें b के साथ, जो उसका आंसर आएगा उसको आप डिवाइड कर लें फिर डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू के साथ। इस तरह भी आंसर हमारे पास ठीक आएगा। अगर पहले डिवाइड करना चाहते हैं तो वो डिवाइडेड की फॉर्म में वैल्यूज़ होगी, उसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो आप क्या करें कि जो ऊपर एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू है इसको डायरेक्ट b के साथ मल्टीप्लाई करें और फिर इसको डिवाइड कर दें डिटर्मिनेंट ऑफ a से। अब ये मज़ीद कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आप लोगों ने सॉल्व करने, ये दो ही क्वेश्चन इसके दे रहे हैं, इनके आंसर भी हैं नीचे, लेकिन आपने इनको इन्वर्स मेथड से सॉल्व करना है। और कुछ क्वेश्चन जो हैं बेशक इन्हीं क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर लें, जो पहले हमने 25 तक क्वेश्चंस किए वहाँ से कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करें ग्रामर रूल से, और ये दोनों मेथड ट्राई करें, ठीक है। तो तकरीबन जितने भी अभी तक हमने मेथड किए ये सारे साइमल्टेनियस इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स के लिए थे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे 3 वेरिएबल्स को कैसे सॉल्व करना है साइमल्टेनियस इक्वेशंस में। लीनियर इक्वेशन विद 3 वेरिएबल्स भी इनको कहेंगे जो नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको इन सारे जितने भी हमने मेथड ये किए इनकी समझ आ गई होगी। इनमें से आपको जो इजी लगे वो आप अडॉप्ट कर लें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, हमारे ये लेक्चर्स अच्छे लगे हैं, तो हमारे ये चैनल सब्सक्राइब करें मज़ीद वीडियोज़ के लिए। आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह आप लोगों का हामी और नासिर हो।